हाथ में मुझे अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बेटा, ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। और जो स्टूडेंट्स फ़िलहाल प्रेजेंट हैं, मुझे प्लीज़ बताइए, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम निम्रा, मैं ठीक हूँ बेटा। आवाज़ आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम महकुनिसा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ओनली 7 स्टूडेंट्स आर हेयर। आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, तो इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल मैं आपकी प्रेजेंटेशन अपलोड कर लेती हूँ। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। और मैं ठीक हूँ बेटा, आप लोग सब कैसे हैं? क्यों सारा एच एन टू का लेक्चर क्यों नहीं होगा? ये एच एन टू का ही लेक्चर हो रहा है। आपसे किसने कहा एच एन टू का लेक्चर नहीं होगा? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ।
जी बेटा, HN2 का आप मेरे साथ आज 2 लेक्चर्स हैं, एक 10 टू 11 और एक 12 टू 1 था। तो 10 टू 11 तो होगा इंशाल्लाह। 12 टू 1 वाला जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह 2 से 3 बजे होगा, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ, माइट बी 12 से 1 में जो लेक्चर है वो मिस नसरीन आपके साथ लेक्चर लेंगी। 2 से 3 बजे की टाइमिंग में मैं इंशाल्लाह AHN का दूसरा लेक्चर लूँगी, ठीक है जी? 25 स्टूडेंट जल्दी-जल्दी से जॉइन कर लें, तो हम लेक्चर स्टार्ट कर लें ताकि वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। 1 है, उसमें हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और असेसमेंट का जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया है। मैं ठीक हूँ ज़ैनब। तो ज़रा जल्दी से थोड़ा-सा रिव्यू हो जाए। बताइए किस-किस को याद है, क्या-क्या चीज़ें हमने कवर कर ली हैं? या लास्ट लेक्चर का बता दीजिए, हमने क्या-क्या पढ़ा है? अच्छा, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा-सा हीलिंग प्रोसेस को शॉर्टली लिखकर ग्रुप में शेयर किया हुआ था। तो डिटेल में तो मैंने उसे नहीं पढ़ा, मैं पढ़ लूँगी एंड आई विल गिव यू फीडबैक, बट गुड। इसी तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम पीपीटी दे दें, पीपीटी दे दें। नो, पीपीटी बिल्कुल मिलेगी आपको, बट व्हाइल यू आर जस्ट आप अगर मैं आपको पहले से पीपीटी प्रोवाइड कर दूँगी तो फिर तो आपकी बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं होगी, और कंसंट्रेशन नहीं होगी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है जी? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड लें। क्यों अब तो सिग्नल पूरे हैं बेटा, क्यों आवाज़ ब्रेक हो रही है? तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मकसद यही होता है कि आपने देखो उसको जो भी स्लाइड के ऊपर चीज़ें मौजूद थी उसको आपने अंडरस्टैंड किया। मैंने बार-बार आपको एक्सप्लेन है, और इट्स 8 मिनट्स, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। तो हम जल्दी-जल्दी से अपना जो है लेक्चर को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, ज़्यादा तो हम वेट नहीं कर सकते इस तरह। चलें जी। बिल्कुल, हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम सबसे पहले जो फिजियोलॉजी को रिव्यू कर रहे थे, हमने एनाटमी स्टार्ट की है। एनाटॉमिकल थोड़ा-सा ओवरव्यू लिया था। मसल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की बोन्स होती हैं। बोन्स के टाइप्स में सीधे ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बोन्स जो है वो उनको शेप दी है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली अल्लाह ताला ने उन्हें शेप दी है। ठीक है जी। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स की बोन पढ़ ली थी। हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लिया था लॉन्ग बोन का। क्यों नहीं समझ आ रहा बेटा? सिग्नल्स मेरे पास बिल्कुल या तो मेरे पास सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं ना तो आवाज़ कटनी चाहिए, लेकिन सिग्नल जो है वो बिल्कुल पूरे आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ रिफ्रेश कर लें, अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो रिफ्रेश करके देख लें, ठीक है? उसके बाद हमने जो उस बोन्स के सेल्स होते हैं, बोन्स के सेल्स जो होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, उनकी लोकेशन क्या होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद जो है पूरा डिटेल में हमने बोन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया था, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर ली थी। किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही क्या? किसी एक भी स्टूडेंट को आवाज़ नहीं आ रही मेरी?
आ रही है मैम। अच्छा, देखिए कुछ स्टूडेंट्स को आ रही है, 3-4 5 स्टूडेंट्स मुझे की आवाज़ आ रही है। तो अब उन्हें कैसे आ रही है आवाज़? देखें 1-2 मिनट तक देखें, अगर नहीं होता तो फिर मैं अपने एंड से इन चीज़ों को दोबारा से रिफ्रेश करके देखती हूँ। तो हम इस पर सारे फैक्टर्स पढ़े थे जो बोन की ग्रोथ के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हमने पढ़े थे। चले मैं इंटरनेट कनेक्शन जो है उससे रिफ्रेश करके देखती हूँ अभी मीनवाइल। बताइए अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन को रिफ्रेश किया है। अब आ रही है आवाज़? बेटा अब और कुछ कह रहे हैं अब ज़्यादा कट रही है, कुछ कह रहे हैं अब क्लियर है। देखें अब स्टूडेंट कह रहे हैं मैम पहले ज़्यादा ठीक थी। चलें अब मैं मुझे थोड़ी देर पढ़ाने दीजिए, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है, कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। चलें जी, बोन हीलिंग हमने पढ़ी थी। बोन हीलिंग के जो फेजेस हैं वो आपके साथ डिस्कस किए थे हमने। ये देखें, बोन हीलिंग के फेजेस डिस्कस हो गए थे। और ये पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है उसी की, जिस तरह से बताया था आपको वही चीज़ें हैं बेटा, कि पहले ब्लीडिंग हो रही है, हेमाटोमा फॉर्मेशन हो रहा है, एंजियोजेनेसिस हो रही है, जो यानी न्यू ब्लड वेसल्स वहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं। पहले एक कंपैरेटिवली सॉफ्ट जो है एक कैलस फॉर्मेशन होती है स्पॉन्जी बोन की, और उसके बाद वो हार्ड कैलस में जो हमारी एक कॉम्पैक्ट बोन होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। यस समर, यू आर राइट, वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा इशू होता है। सॉफ्टवेयर के बेसिकली सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, इंटरनेट का तो कोई इशू नहीं है, इंटरनेट के सिग्नल पूरे आ रहे हैं, जो बेसिकली जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर रहे हैं उसके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं इस वजह से। चलिए कोशिश करें, बहरहाल फिर भी नहीं समझ आती आपको, मैंने कल भी कहा था ये प्रॉब्लम्स इसी तरह हैं, तो इनको इनके साथ ही हमें काम करना है। आपको नहीं समझ आती आप मुझसे बार बार पूछें, मैं बार बार रिपीट कर लूंगी, ठीक है जी। चलें अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टिकुलर सिस्टम देख लेते हैं। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलर सिस्टम क्या होता है आप सब पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में। आर्टिकुलर सिस्टम क्या होता है बेटा? आर्टिकुलेशन बेसिकली जनरल, अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो वो
हम जॉइंट्स को कहते हैं, ठीक है ना, जॉइनिंग को कहते हैं। द जंक्शन ऑफ टू और मोर बोन्स इज कॉल्ड। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। सेन आर्थरोसिस जॉइंट्स होते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं, ठीक है जी। अब हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एग्जांपल का आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सेन आर्थरोसिस, सेन आर्थरोसिस वो जॉइंट्स होते हैं जो कि इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे स्कल के सूचर्स हो गए। जैसे दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि टीथ जो है वो गम के अंदर अटैच हुए हुए होते हैं, इन जॉइंट्स को हम कहते हैं सिन आर्थरोसिस। उसके बाद एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट्स होते हैं जिनमें लिटिल मूवमेंट होती है, यानी थोड़ी मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। सिम्फिसिस प्यूबिस, जो प्यूबिक बोन होती है वो जो एक दूसरे के साथ दोनों प्यूबिक बोन का जंक्शन होता है, वो एम्फी आर्थरोसिस की एग्जाम्पल है। आपको पता है ड्यूरिंग डिलीवरी जो प्यूबिक बोन होती है वो मूव करती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसकी लिमिटेड मूवमेंट होती है, उतना ही ये मूव कर सकती है, उससे ज्यादा ये मूव नहीं करती। उसके बाद बेटा डायाआर्थरोसिस एक और एग्जांपल है जॉइंट की, इसमें फुल मूवमेंट्स होती हैं। जैसे ये नी का जॉइंट हो गया, इसकी एग्जांपल हो सकती है। इसी तरह से एंकल जॉइंट हो गया, आपको पता है इसमें ये फ्रीली मूव कर सकते हैं ना, जो इनकी डायरेक्शंस है, जिस जिस डायरेक्शन में मूव करना है उस डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। अब चीजें होप सो क्लियर हो रही हैं, आवाज आ रही है अब। ये तो हमने पढ़ लिया सेम आर्थर, उनकी यानी मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स पढ़ ली ना जॉइंट की। सिन आर्थरोसिस है, एम्फी आर्थरोसिस है, डाया आर्थरोसिस है। नेक्स्ट देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डायाआर्थरोसिस जॉइंट्स। जो डायाआर्थरोसिस जॉइंट्स होते हैं यानी जिनमें देखें फुल मूवमेंट होती है, उन जॉइंट्स को फर्दर हम उनकी लोकेशन के लिहाज से, या आप कह सकते हैं उनकी जो अल्लाह ताला ने उनको जिस तरह से बनाया है उनकी बनावट के लिहाज से हम उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम वो टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल्स जैसे हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, ये वो जॉइंट्स होते हैं जो परमिट करते हैं फुल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है जी। यस निम्रा, यू आर राइट, वर्टिब्रा की भी जो मूवमेंट है वो भी एम्फी आर्थरोसिस है ना, क्योंकि देखो जो लिटिल मूवमेंट होती है उसमें भी, यानी वर्टिब्रा में ऐसा तो नहीं है कि पूरी वर्टिब्रा हर डायरेक्शन में मूव कर जाती है। सो यू आर राइट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल्स है हमारे पास, हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ये परमिट करता है हमें फुल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आपको पता है हिप जॉइंट जहाँ पे फीमर बोन और हमारी आइलियक जो हिप बोन है उसके दरमियान जो हमारा जंक्शन बना होता है, उसी के थ्रू हम मूव कर रहे होते हैं ना, हम टांग को जो है अपनी जो लेग है उसे फॉरवर्ड मूव भी कर सकते हैं। जो देखो फुल फ्रीडम मूवमेंट का ये हरगिज मतलब नहीं है कि फुल फ्रीडम मूवमेंट को आप इस सेंस में लें कि जी वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती, नहीं। जो एक नेचुरली उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी नेचुरली मूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेंगी। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो हैं वो परमिट करता है फुल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और एग्जांपल है इसकी हिप जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट है। उसके बाद आ जाता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है वो परमिट बेंडिंग इन वन डायरेक्शन ओनली, सच इज द एल्बो एंड द नी। जो हिंज जॉइंट है वो जॉइंट्स होते हैं जो कि परमिट करते हैं मूवमेंट को ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी जहाँ पे ये जॉइंट्स मौजूद होते हैं ये एक ही मूव, एक ही डायरेक्शन में उस ऑर्गन की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। जैसे आपको पता है एल्बो और नी जॉइंट। अब एल्बो जो है वो फ्लैक्स हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, ऐसे हो सकता है, कभी ऐसा ही है फ्लैक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम बैक साइड पे फ्लैक्स करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रंट पे हम उसे फ्लैक्स कर दें, ठीक है जी। सो हिंज जॉइंट
जो है उसकी सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ एग्जाम्पल उसकी मैंने एल्बो और नी जॉइंट joint allow movement angles to each the joints case of allow करते हैं मूवमेंट को प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर वो दोनों सरफेसेस मूव कर रही होती हैं ये जी बेटा सिग्नल ड्रॉप हो गए थे एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए आई एम बैक चले जी पिवट जॉइंट मैंने आपको बताया ये किस किस्म की मूवमेंट होती है ये उन मूव जैसे एक हम डोर नॉब को खोलते हैं तो जो हमारी रिस्ट होती है बेटा रेडियस और अल्ना की आर्टिकुलेशन इस किस्म की है कि वो रोटेशनल मूवमेंट को अलाउ कर रही होती है ऐसे जॉइंट्स को हम जो है पिवट जॉइंट कहते हैं उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स अलाउ फॉर लिमिटेड मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन एंड are represented by the joints of the carpal bones in the wrist gliding joint जो होते हैं वो ऐसे joints होते हैं जो कि मूवमेंट तमाम डायरेक्शन में अलाउ करते हैं लेकिन लिमिटेड मूवमेंट यानी पूरी मूवमेंट अलाउ नहीं करते इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कार्पल बोन आपको पता है हमारी रिस्ट में जो देखिए कार्पल्स फिर आगे मेटाकार्पल्स होती हैं फिर फेलेंजेस होती हैं तो जो कार्पल्स रिस्ट की जगह पे मौजूद होती हैं अच्छा मैं बता देती हूँ अगेन बता देती हूँ जो कार्पल बोन्स रिस्ट की जगह पे मौजूद होती है आपको पता है हम अपनी रिस्ट को हर हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना अपनी रिस्ट मूव करके देखें लेकिन ये क्या होती है लिमिटेड मूवमेंट होती है इसकी ठीक है जी अच्छा मुझे सैडल जॉइंट का आपने मुझसे पूछा है तो सैडल जॉइंट ऐसे जॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे दो प्लेन्स ठीक है दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ राइट एंगल यानी 90 डिग्री के ऊपर मूवमेंट को अलाउ कर रही होती है मैंने एग्जांपल आपको दी जैसे थंब है थंब की जो एट द बेस ऑफ द थंब यानी जहाँ पे मेटा कार्पल्स जो है वो ज्वाइंट कर रही होती है फेलेंजीज के साथ एट द बेस ऑफ द थंब वो कहलाते हैं सैडल जॉइंट आप देखें कि वो आप अपने थंब को जो है वो मूव करके देखें वहाँ दो सरफेसेस यानी मेटाकार्पल या मेटाकार्पल और फेलेंजेस जो है वो एक दूसरे के साथ एक प्लेन के ऊपर एट द राइट एंगल मूव कर रही होती है उन्हें हम सैडल जॉइंट कहते हैं ये देखें ये एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी पढ़ ली पिवट जॉइंट है आपको पता है जैसे सर्वाइकल का जो मूवमेंट आपको पता है गर्दन हम किस तरह से मूव कर सकते हैं ऐसा तो नहीं है ना राइट लेफ्ट में मूव कर सकते हैं डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरी गर्दन मोड़ के हम पीछे की तरफ ले जाएं तो ये सारी वो एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट है जो आपको पता है कि यहाँ पे रेडियस और अल्ना जो है ना ह्यूमरस के साथ जुड़ी होती है तो इसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं यहाँ पे हमारी जो पाम होती है उसको देखें आप राइट या सॉरी प्रोनेशन या सुपीनेशन करें इस मूवमेंट को जो है ये जॉइंट अलाउ कर रहा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि हिप जॉइंट होता है या फिर शोल्डर जॉइंट होता है ठीक है जी ये सारी हमने आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं
ends of the articulating bones of a typical movable joints are covered with smooth hyaline cartilage. ये हमें ये चीज़ें पहले से हम पढ़ चुके हैं अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं कि जो भी आर्टिकुलेटिंग बोन, जाहिर है जॉइंट जो है वो दो बोन्स से या दो से ज़्यादा बोन्स में जॉइंट बने हुए होते हैं ना, तो जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं जॉइनिंग सरफेस के ऊपर, वो टिपिकली जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनकी जो सरफेसेस हैं उसको हाइलिन कार्टिलेज कवर कर रहा होता है। जो हाइलिन कार्टिलेज है वो एक टफ फिब्रस शीट होती है जो कि उस पूरे जॉइंट को कैप्सूल की तरह आर्टिकुलेट कर रही होती है, बोन्स को ना। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया कि आर्टिकुलेटिंग बोन्स के साथ हाइलिन कार्टिलेज मौजूद है। अ टफ फिब्रस शीट कॉल्ड द जॉइंट कैप्सूल वो सराउंड कर रहा होता है इन आर्टिकुलेटिंग बोन को। ये जो कैप्सूल है इट इज लाइंड विद अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड साइनोवियम। ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। साइनोवियम का काम क्या है, सिक्रीट करता है एक लुब्रिकेटिंग और शॉक एब्जॉर्बिंग साइनोवियल fluid into that joint capsule. That's why the bone surfaces एक दूसरे के साथ indirect contact नहीं होती. In some synovial joints, such as the knee, fibrocartilage discs are located between the articulating cartilage surfaces. These discs provide shock absorption. मैं निम्रा आपके सवाल का जवाब देती हूँ बेटा, एक मिनट। तो जो साइनोवियल जॉइंट्स जैसे नी जॉइंट की एग्जांपल है, ये अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा निज़ाम रखा है कि क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वजन जो है वो फीमर बोन के ऊपर आ रहा होता है। रेडियस सॉरी टिबिया एंड फिब्यूला है, पूरी बॉडी का वजन इन बोन्स ने हमारी उठाया हुआ है, ठीक है जी। तो इनके ऊपर तो बड़ा ही वजन पूरी बॉडी का आ रहा है ना नी जॉइंट के ऊपर, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने एक शॉक एब्जॉर्बिंग डिस्क उसके अंदर प्लेस की है, जिसका काम देखिए साइनोवियल फ्लूइड का भी यही काम है कि एक दूसरे के साथ बोन्स को फ्रिक्शन नहीं कर, साइनोवियल कार्टिलेज सॉरी कार्टिलेज का ये काम है कि एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन नहीं करवाता। फिर जो कार्टिलेज है उसके दरमियान की फ्रिक्शन को हमारा साइनोवियल फ्लूइड भी प्रिवेंट कर रहा होता है। फिर हमारा साइनोवियल फ्लूइड जितना भी प्रेशर आ रहा होता है बोन्स के ऊपर उसे भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। बेटा क्वेश्चन आपका था जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं ना, बेसिकली ग्लाइडिंग जॉइंट्स की जो मैंने आपसे बात की थी उसकी मैंने कहा ना कि सरफेसेस होती हैं, तो वो यूजुअली टू फ्लैट बोन्स के दरमियान बनते हैं, ठीक है ये जॉइंट्स, और उसके दरमियान वो मूवमेंट को अलाउ करते हैं। जैसे हमारी रिस्ट में और एंकल में मूवमेंट हो रही होती है ग्लाइडिंग एक दूसरे में, नहीं उसमें आपको पता है ना रिस्ट और एंकल में एक बोन मौजूद नहीं होती। जो मेटाटार्सल्स हैं या मेटाकार्पल्स हैं वो बहुत सारी बोन्स हैं ना, और वो सारी फ्लैट होती हैं, तो उनकी जो मूवमेंट होती है एक से ज़्यादा बोन्स एक जगह पे मौजूद हैं और फ्लैट बोन्स मौजूद हैं, एक दूसरे को वो एक दूसरे के साथ सर्फेसेस मूव कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट। जबकि सैडल जॉइंट आपने पूछा तो उसकी वो ये होती हैं कि उनकी बैक और फोर्थ मूवमेंट होती है फ्रॉम साइड टू साइड, लेकिन उनकी लिमिटेड रोटेशन होती है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है दोनों के दरमियान बेसिकली। चलें इसके अलावा ये है कि लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स जो कि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका क्या काम है, उनका ये काम है कि ज्वाइन होने वाली जो बोन्स हैं उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखना, इकट्ठा रखना, ठीक है जी। और लिगामेंट और मसल टेंडन विच पास ओवर द जॉइंट प्रोवाइड जॉइंट स्टेबिलिटी। लिगामेंट का क्या काम है, दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स को, दोनों बोन्स को उन्होंने इकट्ठा रखना है, और लिगामेंट्स हो गए या मसल टेंडन हो गए जिन्होंने मसल को बोन के साथ जोड़ना है, या फिर लिगामेंट हो गए जिन्होंने एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ना है। इन दोनों का काम बेसिकली क्या है कि जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है इन्होंने। In some joints, interosseous ligaments are found within the capsule and add interior and posterior stability to the joint। अच्छा एक चीज और यहाँ पे एडिशनल बताने की जरूरत
ज़रूरत है कि एक तो हमने वो लिगामेंट्स पढ़े जो नॉर्मल लिगामेंट्स होते हैं ना, जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिगामेंट। ये हर जॉइंट पे आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिन्हें हम इंटरऑशियस लिगामेंट कहते हैं। जो इंटरऑशियस लिगामेंट होते हैं ये मोर स्पेसिफिकली जैसे नी जॉइंट हो गया, नी जॉइंट के अंदर मौजूद होते हैं। ये इंटरऑशियस लिगामेंट किन्हें कहा जाता है बेटा? ये उन नॉर्मल लिगामेंट्स के अलावा होते हैं जो जॉइंट के बाहर मौजूद हैं, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ रहे हैं। नी के अंदर घुटने का जो हमारा जोड़ है उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ एक्स्ट्रा लिगामेंट बनाए हैं। उनका काम ये होता है कि जैसे एक जो बोन होती है उस एक और दोनों बोन्स के दरमियान एक तो बाहर वाले लिगामेंट, उनकी बात मैं नहीं करी। इंटरऑशियस लिगामेंट आप वो उन लिगामेंट्स को कहते हैं जो, देखें अगर मेरे पास नी जॉइंट है तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। हाँ, देखें ये आई थिंक मेरा एरो आपको नजर आ रहा है ना, मैं जो एरो मूव कर रही हूँ वो नजर आ रहा है आपको? बताएं मुझे अगर नजर आ रहा है तो मैं उससे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ लिगामेंट्स के बारे में। ये जो मैं पिक्चर के ऊपर एरो मूव कर रही हूँ ये आपको नजर आ रहा है? बेटा जी जवाब दे दिया करें। नहीं नजर आ रहा? अच्छा चलें कोई बात नहीं। पिक्चर तो नजर आ रही है ना आपको? कोई बात नहीं, पिक्चर नजर आ रही है ना? तो एक तो बेटा ये जो पिक्चर से बाहर आपको एरिया नजर आ रहा है वो तो नॉर्मल लिगामेंट। अब ये जो दोनों बोन्स आपको ज्वाइन होती हुई नजर आ रही है ना नीज की, इनके दरमियान में एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे कुछ लिगामेंट्स मौजूद होते हैं। वो सिर्फ नी जॉइंट के अंदर ही होते हैं। उनका काम ये होता है कि उन्होंने, मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी का वजन इस जॉइंट के ऊपर आ रहा होता है, तो अल्लाह ताला ने कुछ एक्स्ट्रा लिगामेंट्स यहाँ पे जॉइंट के जो बाहर लिगामेंट थे उसके अलावा जॉइंट के दरमियान में भी कुछ लिगामेंट्स रखे हुए हैं जिन्हें हम इंटरऑशियस लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक है जी। इनका काम यही है कि एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों तरफ से जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। चलें, अब बुरसा, बुरसा क्या होता है? अब बुरसा इज अ सैक फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। एक सैक होती है, एक कैविटी कह सकते हैं आप, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है जिसका काम क्या है कि that cushions the movement of tendon, ligament and bones at a point of friction। बुरसा एक कैविटी है, एक सैक है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है। साइनोवियल फ्लूइड का काम यही है कि टेंडन मूव हो रहे हैं, बोन्स मूव हो रही है, लिगामेंट्स मूव हो रहे हैं, उनकी दरमियान फ्रिक्शन ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करवाना। बुरसा कैन बी फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द एल्बो, शोल्डर, हिप एंड नी। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। अब आवाज़ भी ठीक आ रही है, कोई इशू तो नहीं हो रहा आवाज़ का? असल में जब लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ना बेटा तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं, थोड़ा सा सब्र किया करें। जब मैं बोलना शुरू करती हूँ 3 से 4 मिनट में चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाती हैं, कनेक्टिविटी बिकॉज वो इन्हांस होना शुरू होती है तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। चलिए जी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल सिस्टम। आपको पता है बॉडी में डिफरेंट किस्म के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं। हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं। बुर्सा ऑफ फाइब्रोसिस क्या है? अच्छा मैं आपको बता देती हूँ। हम डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ों को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म के मसल्स होते हैं लेकिन हमारा जो यहाँ पे फोकस होगा, हमारा जो फोकस होगा वो हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो स्केलेटल मसल्स की हम थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं, उनके फंक्शंस देख लेते हैं। बुर्सा ऑफ फाइब्रोसिस बेटा मैं आपको आंसर दे दूंगी देखकर, इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो मैं आपको देखकर जवाब दे दूंगी स्टडी करके।
आई थिंक इट मस्ट बी डिसऑर्डर, ये कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी होनी चाहिए, बट मैं इसको ऑब्वियसली डिटेल में डिस्कस करके आपको जवाब दे दूंगी। चलिए हम जल्दी से स्केलेटल मसल के थोड़ा सा स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। मसल्स आर अटैच बाय टेंडन टू बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू, अदर मसल्स, सॉफ्ट टिश्यू और स्किन, ये सब हमें पता है। द मसल्स ऑफ द बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ पैरेलल ग्रुप ऑफ मसल सेल्स, ये भी हम जानते हैं कि जो हमारे मसल्स हैं वो ऑब्वियसली एक ग्रुप ऑफ मसल सेल्स होते हैं ना। दे आर इनकास्ट इन फिब्रस टिश्यू दैट इज कॉल्ड एपिमाइसियम या फेशिया, यानी एक वो पूरा एक आउटर लेयर होती है, उसके अंदर हमारे डिफरेंट मसल फाइबर्स या मसल सेल्स होते हैं। द मोर fasciculi contained in a muscle, the more precise the movement, जितने ज़्यादा मसल सेल्स किसी उसके अंदर मौजूद होंगे, एक पूरी हमारी जो कैविटी है फेशिया की, उसके अंदर जितने ज़्यादा मसल सेल्स मौजूद होंगे, ऑब्वियसली उतनी ही प्रिसाइज मूवमेंट होगी, उतनी ही शॉर्टन मूवमेंट होगी, क्योंकि उसकी टोन अच्छी होगी ना बेटा, इसलिए। अच्छा, मुझसे क्वेश्चन किया जेब ने, मैम बुरसा का काम फ्रिक्शन। जी बेटा, मैंने आपको ये बताया कि बुरसा का काम बेसिकली फ्रिक्शन से प्रिवेंट करना नहीं है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करना साइनोवियल फ्लूइड का काम है, लेकिन उस कैविटी को हम बुरसा कहते हैं जिसके अंदर वो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है जी, सैक ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इज बुरसा, यस बिल्कुल करेक्ट जेब। चलें जी, ये हमने पढ़ लिया। मसल्स जो हैं वो वेरी करते हैं इन देयर शेप, इन देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज फॉर विच दे आर रिस्पॉन्सिबल। If we discuss about the skeletal muscles, or the second name of the skeletal muscles is striated muscles, they are involved in body movement, posture maintain करना इनका काम है, और obviously shivering होती है या वैसे भी हीट प्रोडक्शन करना इनका काम है। जब मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं। Muscles contract to bring the points of attachment closer together resulting in movement। ये आई थिंक एक्शन पोटेंशियल आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में, तो ऐसा ही होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दो पॉइंट्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, और फिर रिलैक्स होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं, इसी के थ्रू मूवमेंट हो रही होती है। Skeletal muscle contraction. Each muscle cell, also referred as the muscle fiber, contains myofibrils. ठीक है जी, which in turn are composed of a series of sarcomeres, which are the actual contractile unit of skeletal muscles। यानी skeletal muscles के जो हमारे सिंगल सेल्स हैं, मसल सेल को हमने नाम दिया मसल फाइबर का। मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं, एंड मायोफिब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो है वो आपके स्केलेटल मसल के एक्चुअल कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होते हैं। ठीक है जी, सार्कोमेयर के अंदर फिर आपको पता है थिक मायोसिन और थिन एक्टिन फिलामेंट मौजूद होते हैं। ये सब चीज़ें आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का हिस्सा हैं, जो मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं? मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। किसी भी, आपको पता है बॉडी में हमारे ई फ्रंट नर्व्स होती हैं, एफेक्टर या एफरंट नर्व्स होती हैं। सिग्नल हमें मिलता है, उसके ब्रेन की तरफ जाता है, ब्रेन जो है उसके बाद उस सिग्नल को इफेक्टर नर्व्स के थ्रू एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है। सो बेसिकली जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है विच इज डिलीवर्ड बाय एन इफेक्टर नर्व सेल्स एट द मोटर एंड प्लेट, when stimulated, ये जो मसल सेल्स होते हैं they are depolarized and generate an action potential। द एक्शन पोटेंशियल फिर वो पूरा प्रोपिगेट करता है, यानी फैलता है along the whole muscle cell membrane and lead to the release of calcium ions। हमें पता है कि calcium ions are responsible, they are accountable for the movement of the muscle cells। When there is a local increase in calcium in concentration, the myosin and actin filament slides across one another। शॉर्टली समराइज करें इस चीज़ को, तो यह है कि मसल सेल मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज होती है, इट रिकवर्स इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन वोल्टेज, कैल्शियम रैपिडली रिमूव हो जाता है फ्रॉम द सार्कोमेयर्स बाय एक्टिव रीअकोमुलेशन इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन इन द सार्कोमेयर डिक्रीज करती है, द मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट सीज कर जाते हैं इंटरैक्ट करना। जब उनका इंटरेक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये एक रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। एनर्जी जो कंज्यूम हो रही होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल सेल इज बेसिकली बेटा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज जनरेटेड थ्रू सेलुलर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो ये हमने पूरा जो है इसको हमने डिस्कस कर लिया।
के जो मसल सेल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि हमने पढ़ लिया कि मसल सेल होता है, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम मायोफिब्रिल कहते हैं। फिर मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑन द सार्कोमेयर्स, और फिर सार्कोमेयर्स को फर्दर हम अंदर जाकर देखें तो दे आर बेसिकली द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, बट दे आर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द मायोसिन एंड द एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो थिन होते हैं। ठीक है जी। बेसिकली इन दोनों की ही अटैचमेंट और डिटैचमेंट से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है और मूवमेंट पॉसिबल होती है। ये भी आपको बता दिया कि जब भी स्टिमुलेशन होती है, सेल की डीपोलराइजेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही कैल्शियम रैपिडली रिमूव होता है और दोबारा से रीअकोमुलेट हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जाकर, तो एक्टिन और मायोसिन जो है वो एक दूसरे से डीटैच हो जाते हैं और अपनी रिलैक्सेशन स्टेज में, कॉन्ट्रैक्शन हो गई फिर रिलैक्सेशन हो गई। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपको पता है बहुत रैपिडली हो रही होती है, इसी वजह से हमारी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। जो एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही होती है बेटा, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई ट्राइड माय बेस्ट एंड आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा सा क्लियर हो गया होगा ये। अब ये पिक्चर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है यहाँ पे कि ये मायोसिन का हेड है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आपको इस पिक्चर की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, मायोसिन का हेड है, जाके उसने अटैच होना होता है। ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पे अटैच हो जाता है मायोसिन। तो ये देखें, आप देख रहे हैं हेड पहले कैसा इसका स्ट्रेट है, उसके बाद ये आपको मूवमेंट नजर आ रही है, इसने मूव किया यानी कॉन्ट्रैक्शन हुई। फिर जब कैल्शियम वापस जाके सार्कोमेयर में डिपॉजिट हो गया फिर से और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आ गए, तो यहाँ पे जो है ये फिर से डिटैच हो गया तो ये रिलैक्स हो गया। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था, थर्ड स्टेप में इसको रिलैक्सेशन हो गई और यहाँ पे फिर से एटीपी नई जनरेट होती है, ताकि एटीपी जो है वो यानी फर्दर दोबारा से इन दोनों को ज्वाइन करवाने के लिए, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को ज्वाइन करवाने के लिए, फर्दर मूवमेंट करवाने के लिए फिर से एटीपी जो है एनर्जी वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया। मैंने कोई अगर क्वेरी है, ऑल दो आपका फर्स्ट ईयर का कंटेंट है, बट अगर आपको समझ नहीं आएगा तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा आगे चीज़ों को पढ़ना। किसी की क्वेरी है यहाँ पर तो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, बिकॉज 15 मिनट्स रह गए हैं, 45 मिनट्स का लेक्चर हो गया है। आप मुझसे पहले अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लें, फिर हम अटेंडेंस मार्क करते हैं। हमारे पास टाइम हुआ तो हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे अपना लेक्चर फर्दर। ओके साफिया, मैं से रिपीट कर देती हूँ, या फिर पहले हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। साफिया को नहीं समझ आ रहा, ठीक है साफिया, मैं रिपीट कर दूंगी पूरी बात। अभी अटेंडेंस मार्क करने लगी हूँ मैं, एंड प्लीज इट इज रिक्वेस्टेड के साथ मुझे अटेंडेंस मार्क करना। और एक बार रोल नंबर लिखे क्योंकि मैं का मिस हुई। ठीक है, एक दफा ना लिखे फिर दोबारा लिखें बस।
अटेंडेंस नहीं मार्क करवानी। मेरे पास बहुत कम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क हुई है। 40 स्टूडेंट शो हो रहे हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं मार्क हुई है। बताइए, अक्सा लियाकत प्रेजेंट है? अक्सा लियाकत एंड अरूज असलम। अक्सा लियाकत और अरूज असलम प्रेजेंट हैं तो जल्दी से प्रेजेंट लिखें। आयशा, बेनिश सरवर, हाफजा फरवा, कोई भी शो नहीं हो रहा मेरे पास। आयशा, ठीक है, आयशा प्रेजेंट हो गई। आप बिनिश भी प्रेजेंट हो गई। अक्सा और अरूज नहीं है। जेनिफर, जॉन, केजिया खान, मारिया, मैकुनिसा। किसी ने अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई। जल्दी जल्दी से अटेंडेंस मार्क करवाएं। आप लोग आज ही मेरी अटेंडेंस मार्क करवा दें बेटा।
रिदा अहमद आपकी अटेंडेंस हो गई है। चले, मैं अब जो स्टूडेंट रह गए हैं, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट हो रहे थे, मैं कम्युनिकेट कर लूंगी आपके साथ व्हाट्सएप पे। 3-4 मिनट है, जल्दी से ये एक टॉपिक आपको रिवाइज करवा देते हैं। बेटा मैंने आपको सिंपल ये बताया कि मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो थोड़ी सी एनाटमी बताई स्केलेटल मसल की, वही है कि मसल सेल्स होते हैं जिनके जो कंसिस्ट कर रहे होते हैं मायोफिब्रिल्स के ऊपर। मायोफिब्रिल्स को फर्दर हम देखें तो दे आर कंपोजिंग ऑफ द सार्कोमेयर्स। सार्कोमेयर्स के ऊपर बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट हो रही होती है। और सार्कोमेयर जो होते हैं उनमें दो चीजें होती हैं, थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, इन्हीं ने कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है। ठीक है जी। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। कैल्शियम रिलीज होके वहाँ पे उस जगह पे आते हैं और वहाँ पे जो है वो मूवमेंट को पॉसिबल करवाते हैं। ठीक है। और जैसे ही जो कैल्शियम है वो एक्ट और मूवमेंट किस तरह से होती है कि एक्टिन और मायोसिन जो जो है ना आपस में आपस में ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करने के बाद कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और फिर वो जैसे ही कैल्शियम वापस जाके सार्कोमेयर में डिपॉजिट हो जाता है तो वो रिलैक्स कर जाते हैं। तो ये बहुत रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है। और जो कैल्शियम है वो मूवमेंट में जो है यूज हो रहा होता है। और प्लस क्या है बेटा, एनर्जी जो होती है वो एटीपी एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। या आपको मैंने पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन दी थी इसकी के मायोसिन और एक्टिन जो है एक दूसरे के साथ देखें, हेड उसका जाके ज्वाइंट कर रहा है, फिर वो उसको मूव करवा रहा है सेकंड पिक्चर में। थर्ड पिक्चर में वो डिटैच हो गया है और फिर डिटैच होने की वजह से फोर्थ पिक्चर में देखें रिलैक्सेशन हो गई है। फिर से दोबारा से एटीपी रिलीज होना शुरू होता है ताकि नेक्स्ट साइकिल फिर से यही स्टार्ट हो सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर आज होगा आपका, आपके साथ सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह 2 से 3 में दोबारा हम यहीं से इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। और जो अटेंडेंस रह गई है वो मैं आपके साथ पूछ के, तो अरूज अब आ रही है, अरूज असलम, आपकी भी अटेंडेंस नहीं लगी हुई थी। कहाँ गायब हो जाते हैं आप लोग? ठीक है जी, चलें, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।